आप इसका चलाते हो, एक चीज चलाते हो आप। इधर ध्यान दो, ये जो अपन पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, या इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में विराम कोण। ठीक है, विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जैसे देखो ये कोई बॉडी है इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अगर हम ये वाला एंगल बढ़ाएंगे, कैसे पता चला, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन लोग, है कोई सरफेस, डब्बा है, हाँ यही ले लो, ये डब्बा ही है अपना फेवरेट। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है इधर। देखो जैसे अपन लोगों ने यही, चलो यही ऑब्जेक्ट अपना, ये ऑब्जेक्ट इस पे ऊपर रखा है सरफेस पे, जैसे जैसे अपन एंगल को बढ़ाएंगे, अभी ये एंगल 0 है, इसको टेढ़ा करेंगे, समझ रहे हो, इसको उठा रहे हैं, इस वाली सरफेस को यहां से इस एंड से इसको फिक्स कर दिया, इसको उठा रहे हैं, तो क्या होगा धीरे धीरे, देखो ये जब ऐसे होगा ना तो ये फिसलने लगा, स्लिप होने लगा। एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, इसको धीरे धीरे अपन इस एंगल को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है इस पर। फोटो है गधे, इतना बुद्धि नहीं है, वो स्लिप क्यों नहीं हो रहा, वो चलता हुआ नजर आएगा क्या, वीडियो है क्या वो। हाँ, कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती ना, वही तो बोलते हैं। देखो यार, तो इसको अगर जैसे जैसे अपन इसको बढ़ाएंगे, मतलब एंगल को बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा, स्लाइड करेगा, मतलब एक और ये तुरंत ही स्लाइड नहीं करने लगता, अपन धीरे धीरे एंगल को बढ़ा रहे हैं, और एक अभी तक ये स्लिप नहीं हो रहा, अब देखो जैसे एक एंगल के बाद वो स्लिप करना चालू करेगा, जैसे अभी नहीं किया है, अभी नहीं किया, अब कर रहा है, उसके जस्ट पहले, स्लिप करने के जस्ट पहले, है ना, मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे जब जैसे अपन इसको बढ़ाएंगे, एंगल पहले हॉरिजॉन्टल था, इसको ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अपन ने क्या किया, पहले हॉरिजॉन्टल था, इसको बढ़ाते बढ़ाते ऐसे किया, तो एक लिमिट जरूर आएगी जब ये फिसलना चालू कर देगा, जस्ट चालू करेगा, उस समय, मतलब उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग, क्योंकि जस्ट अब लिमिट फ्रिक्शन खत्म होने वाला है, मतलब अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन है वो खत्म होने वाला है, इसके बाद बॉडी मूव करने वाली है, उसके बाद क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल वही अपन बात कर रहे हैं कि अभी जस्ट बॉडी स्लिप नहीं हुई है, जस्ट स्लिप होने वाली है, उसके पहले की कंडीशन है, उस समय जो एंगल है ना, वो जो एंगल रहेगा उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। सपोज करो जब हमने इसको ऐसा किया था, वो 30 डिग्री एंगल आ गया था, 30 डिग्री एंगल पे वो जस्ट स्लिप होने वाली थी, उसके पहले तक एंगल अगर 29 रहेगा, 25 रहेगा, 28 रहेगा, तो बॉडी स्लिप नहीं होगी, 30 के बाद बॉडी स्लिप होगी, तो जो 30 है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब वो एंगल, उस एंगल तक बॉडी रेस्ट में रह सकती है, उसके बाद एंगल बॉडी क्या करेगी, चलना चालू कर देगी, तो वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। बात समझ आएगी यार। तो देखो यही है, इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है इस सरफेस का, ये वाला, यही क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब कई एंगल ऑफ रिपोज डायरेक्ट तो बात ही नहीं है, लेकिन कई बार ये नहीं देता है अपन को ये बॉडी पता रहेगी, उसका मास वगैरह पता रहेगा, हमको एंगल ऑफ रिपोज निकालना रहता है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा एंगल ऑफ रिपोज किसी भी सरफेस के लिए, है ना, कैसे डिसाइड करेंगे, है ना, ऐसा थोड़ा ना कि तुम बॉडी को चला चला के देखोगे कि कितने एंगल पे वो गिर रही है, गिरेगी तो फिर क्या करोगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन फ्रिक्शन से निकालते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, फाइंड करते हैं कि वहां पे बॉडी, वहां पे सरफेस पे फ्रिक्शन कितना है, उसका मास कितना है, डिपेंड करता है अलग अलग बॉडी के लिए। देखते हैं कैसे निकालेंगे, उसकी कैलकुलेट कैसे करते हैं, वही बता रहा हूं ना कैसे कैलकुलेट। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, वही ये मैंने पहले भी केस तुम लोग को बताया था ना, कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये तुम लोग को निकाल के बताया था मैंने तुम लोग को ऐसा वाला डायग्राम बताया था, ऐसे वाला वही है, इसको घुमा देंगे, बताया था। अगर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हो, है ना, इसका मास mg यहाँ लगेगा, नॉर्मल यहाँ लगेगा, इसका थीटा होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा, बताया था नहीं बताया था इंक्लाइन प्लेन में जो मोशन था। अगर ये mg है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक mg cos थीटा और यहाँ पे आएगा mg sin थीटा। तो सेम यहाँ पे, यहाँ इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये थीटा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर
mg sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर बॉडी या यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है मतलब क्या हो रहा है इधर पे, अभी बॉडी जस्ट चलने वाली है या चलने की स्थिति में आ गई है, तो अगर ये बॉडी मतलब अभी चली नहीं है, नीचे जा नहीं रही है, जस्ट चलेगी अगर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो, इसका मतलब अभी बॉडी यहाँ पे रखी हुई रेस्ट पर ही है, ठीक है। अच्छा रेस्ट पर है, इस पॉइंट पर अभी बॉडी रेस्ट पर है, तो अपन क्या कह सकते हैं इधर कि मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में या इस कंडीशन में यहां वाला फोर्स बराबर यहां वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो इस अपन दोनों कंडीशन को बैलेंस करेंगे, इसको बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। बोलेंगे इन लिमिटिंग अरे कहां लिखा है, इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जस्ट बॉडी स्लाइड करने वाली अभी की नहीं है। इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सुना है इक्विलिब्रियम कहीं नाम, अभी सुनो केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इसे बोलते हैं स्थाई संतुलन या स्थाई साम्य। संतुलन की स्थिति में तो क्या होगा इस केस में बताओ, इस केस में क्या करेंगे अपन, नॉर्मल निकाल पहले, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, मतलब n बराबर mg cos थीटा, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है n, और यहां नीचे कैसा लग रहा है mg cos थीटा, तो यहां लिखेंगे अपन n बराबर मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, r भी लिख सकते हैं अपन, पहले जैसे इसमें r बोले थे r भी लिख सकते हो, r बराबर हो जाएगा n बराबर mg cos थीटा। ये बात सबको समझ आ गई? अभी बॉडी यहाँ पे रेस्ट पर, इसलिए ऊपर वाला फोर्स बराबर, और इसको ये इधर जाने के लिए टेंडेंसी है, इसको रोक के कौन रखा हुआ है, फ्रिक्शन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलता, फ्रिक्शन ही तो इसको रोक के रखा है। तो यहां वाला तो देखो इस वाली डायरेक्शन में देखेंगे तो mg sin थीटा किसके बराबर है, fs के बराबर। f मैक्स का मतलब क्या है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसलिए fs मैक्स लिखा है। तो यहां mg sin थीटा, हाँ कि ना, तो fs बराबर, अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मैं इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं अभी यहां से tan थीटा की वैल्यू चाहता हूं, क्योंकि अपन ने कल भी tan थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, इक्वेशन 2 में अगर हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, mg sin थीटा अपॉन में mg cos थीटा, यही आएगा ना। 2 में 1 से डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन में कैसे करते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से, तो यहां से, और यहां क्या आएगा fs अपॉन n, इसके अपॉन में ये किया है, तो mg से mg उड़ गया, तो आ गया tan थीटा बराबर fs अपॉन n। और अपन को fs की वैल्यू पता है, fs क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर या म्यू एस। यहाँ पे fs को क्या लिख सकते हैं, कल भी अपन ने लिखा था, fs को हम लोग म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं, r की जगह n है ना इधर, ये वाला, हाँ कि ना, क्योंकि ये ऐसा कह सकते हैं fs बराबर होता है, fs बराबर जो होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है, तो fs बटे fs अपॉन n क्या हो जाएगा, म्यू एस। ऐसे भी कह सकते हैं कि fs अपॉन n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, fs अपॉन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एस के बराबर हो जाएगी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये म्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा। ये कितनों को समझ में आया, देखो कल भी ऐसे ही आया था, लेकिन कल वहां पे क्या था, लैम्डा, कल अपन ने क्या लिखा था, लैम्डा की थीटा, कल लैम्डा लिखा था ना, तो कल देखा था tan लैम्डा की वैल्यू म्यू एस आ रही है, यहां भी देखो tan थीटा की वैल्यू म्यू एस आ रही है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज जो होता है उसका भी टेंजेंट किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर ही होता है। दोनों पिछली बार का और इस वाले का आंसर मैच कर रहा है, बाकी अलग अलग चीज है, दोनों चीज, एंगल ऑफ रिपोज अलग होता है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग है, लेकिन दोनों किसके बराबर होते हैं, दोनों का tan, चाहे एंगल ऑफ रिपोज का tan ले लो चाहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, दोनों किसके बराबर होते हैं, म्यू एस के बराबर होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होते हैं। ये कितनों को समझ में आ गया, ये डेफिनेशन तो यही है, इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड। ठीक है, तो ये डिसाइड किया जाता है कैसे, अपन को सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन पता रहता है, तो अपन डिसाइड करते हैं कहां पर
एक्चुअली में ये अपन जब कहीं भी स्लाइडिंग सड़क अड़क रहती है ना, जहाँ पे बहुत ढलान वगैरह है, वहाँ डिजाइन करना रहता है ना, कितनी स्पीड डिजाइन करना पड़ेगा कि कितने से चले अपन, नहीं तो पता चले स्लिप हो जाओ तुम। तो उस समय एंगल को डिसाइड करना पड़ता है कितना एंगल रखें, नहीं तो तुम तो गाड़ी अगर जैसे पहले तुम खड़े भी हो, गाड़ी चला नहीं रहे हो, तो भाई गाड़ी लुढ़कने लगेगी। ढलान वाली जगह पे है, तुम मान लो किसी सड़क में ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल स्लोप हो, ऐसा बिल्कुल नीचे, मतलब तुम खड़े भी, तुम्हारा चक्का फिर भी घूम रहा है, तो क्या मतलब, तुम तो गिर ही जाओगे, मतलब वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे एंगल को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि अगर अपन खड़े हैं, नहीं चल रहे हैं, तो फिर गाड़ी चले ना, नहीं समझे, या हम लुढ़के ना, या कोई बॉडी वहाँ पे रख दिया जाए तो वो स्लिप ना हो, समझे कि नहीं समझे। तो वहाँ पे डिजाइन करना पड़ता है सड़क वगैरह में, या बहुत जगह पे इसका यूज होता है। ठीक है, अभी लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां से क्या आया है, म्यू एस बराबर टेन थीटा है ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कल आया था। एक्चुअली में स्टैटिक मतलब ये कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग एक्चुअली में, है ना। तो लिख लो यहाँ पे, तुम लोग लिख लो जो कल लिखे थे, देयरफॉर द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, हाँ एंगल ऑफ रिपोज, सॉरी, the tangent of angle of repose is equal to coefficient of coefficient of limiting friction, जो कल लिखा था वही लिखना है। लेकिन वहां पे कल क्या लिखे थे अपन लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखे थे, आज यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब इसमें हम लोग विराम कोण लिखेंगे, कल घर्षण कोण लिखे थे। समझ जाओगे, हाँ बस है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। एक क्वेश्चन लिखो, हमें ये लिखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन नोट करो, है ना, क्वेश्चन नोट करें। देखो लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, an object is in the state of limiting equilibrium on an inclined plane, making an angle 30 degree, with the horizontal inclined plane making an angle 30 डिग्री। ये स्टेट ऑफ लिमिटिंग की बात कर रहा है, अभी तुम वहीं अटके हो, स्टेट ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिख लिए, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट पहला एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कैलकुलेट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा एंगल ऑफ रिपोज, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक ही बात, और फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पहला है एंगल ऑफ रिपोज कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर दूसरा एंगल ऑफ रिपोज, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन, चौथा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg। नहीं लिख पाए,
नहीं लिख पाए तो क्वेश्चन में समझ लो, देखो अब बाकी लिखते रहना। बाकी तो डायग्राम्स अपन बना लेते, सिंपल सा तो सब समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू हमसे पूछा है, नहीं पता है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है 1 kg, ठीक है, इधर ध्यान दो, इसका मास है 1 kg और ये यहाँ पर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब जस्ट फिसलने वाला, भी फिसला नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये पहला एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा पूछ रहा है, दूसरा एंगल ऑफ रिपोज थीटा पूछ रहा है, तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब वो म्यू पूछ रहा है, चौथा क्या पूछा था उसने, चौथा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब एफ पूछ रहा है। ये 4 चीजें पूछ रहा है ना। फ्रिक्शन मतलब वो फिर यहाँ पे फिसल नहीं रहा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होगा, वो वैल्यू ही कहलाएगी, ठीक है। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो तो सिंपल सा, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है ना, आधी कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि एंगल थीटा दे दिया तो अब लैम्डा डायरेक्ट निकल आएगा। लैम्डा क्या होता है, इसका tan, क्योंकि लैम्डा होता है म्यू है, अरे यार tan लैम्डा के बराबर, सॉरी अरे क्या बोलो म्यू। अच्छा एक चीज तो अपन को दिया ही नहीं, गलत बता रहा हूँ मैं। अच्छा देखो एक चीज मैंने नहीं बताया, ये तो दिया ही है ना। अरे ये जो इधर देखो, इसमें एंगल दिया है ना 30 डिग्री। हाँ तो देखो एक्चुअली में, और अपन ये जानते हैं, देखो अपन ने जो देखा था क्या, म्यू एस बराबर क्या होता है, म्यू एस बराबर tan लैम्डा भी होता है और म्यू एस बराबर होता है tan थीटा भी होता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, मतलब tan लैम्डा बराबर होता है tan थीटा के, तो tan से tan हट गया तो लैम्डा बराबर थीटा। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये एंगल ऑफ रिपोज ही तो है भाई, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये जो 30 है यही क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। तो पहला तो आंसर आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, मतलब दूसरे वाले का आंसर आ गया। एंगल ऑफ रिपोज कितना आ गया 30 डिग्री, और हमें पता है एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, तो लैम्डा भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब पहला और दूसरे के आंसर आ गए। ये नहीं समझ आया, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, क्योंकि म्यू एस बराबर tan लैम्डा होता है और म्यू एस बराबर tan थीटा भी होता है, तो दोनों बराबर हो गए। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और एंगल ऑफ रिपोज, तो न्यूमेरिकली दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा इसको साइड में कहीं नोट कर लेना, लिख लेना, ये ब्रैकेट में कहीं लिख लो, ये भूल जाओगे नहीं तो बाद में। तो न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए हमें एंगल ये दे रखा है 30, तो एंगल ऑफ रिपोज हो गया 30, ये रिपोज हो गया एंगल ऑफ रिपोज, और दूसरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब तीसरा क्या पूछ रहा है वो, म्यू। तो हमें पता है म्यू क्या होता है, या म्यू एस क्या होगा, किसी भी तरीके से निकाल लो। म्यू एस होता है tan लैम्डा या tan थीटा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो म्यू एस बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है 1/√3। रेसलाइज वगैरह कर लेना, परमीकरण कर लो इसका, कितना आएगा √3/3, √3 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1732। इसको कर सकते हैं डिवाइड करके, फ्रैक्शन में कर लेना, छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बने बाकी तो कर देना। हाँ भाई आगे, अब फ्रिक्शन निकालना, चौथा चीज कैसे निकालें, एफ क्या होता है, फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा अपन को। तो देखो फ्रिक्शन निकालना है तो एक्चुअली में इसके कंपोनेंट वगैरह करने पड़ेंगे, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये फ्रिक्शन क्या है, एफ एस बराबर क्या है mg sin थीटा है, नहीं समझे, तो mg sin थीटा ही फ्रिक्शन है, क्योंकि इसको रोक के रखा हुआ है अपन ने, कंपोनेंट वगैरह नहीं किए हैं इसके। अरे कहाँ जा रहा हूँ पीछे, हाँ तो जो चौथा पार्ट है वो जो f होगा वो होगा mg sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। g की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, तो चलो वैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है 9.8, तो 9.8 दे रहा है तो 9.8 ही लेना है। वो 10 अपन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं, लेकिन तुम्हारे बुक में जो आंसर होंगे वो 9.8 के हिसाब से ही होंगे, इसलिए जैसे तुम्हारा कहीं आंसर 10 आ रहा है ना, तो बुक में होगा 9.8,
तो तुम्हारे आंसर ज़्यादा आएंगे, बुक के आंसर थोड़ा कम होंगे। जहाँ अपना 20 आएगा वहाँ 19.6 आता है आंसर, तो थोड़ा सा आंसर वेरी करेंगे। चलो मास कितना दिया था 1, तो m की जगह 1 लिख देंगे, g की वैल्यू 9.8 और sin 30 है ना, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये इससे कट गया तो 4.9 न्यूटन। ये फ्रिक्शन है उधर पे, घर्षण। नहीं समझा ये? इसको ऐसा अगर याद नहीं है फार्मूला तो इसे घबराना नहीं है, इसके दो कंपोनेंट कर देना इधर पे। इसका वेट हो गया देखो यहाँ पे 9.8 mg है ना, mg नीचे की तरफ लगेगा ना, mg, m हो गया 1, g हो गया 9.8, तो mg 9.8 हो गया। इसके दो कंपोनेंट करेंगे, यहाँ ये थीटा हो गया इधर पे देखो, अरे ऐसे, हाँ क्या बोल रहे हो, ये थीटा है, मतलब ये भी 30 होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, तो ऐसे 9.8 sin 30 और यहाँ पे आएगा एक कौन सा वाला, ये वाला, ये आएगा 9.8 cos 30, ऐसा निकालेंगे। मैं इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है, पूछा नहीं है, नॉर्मल ही पूछ सकते रहे अपन, तो नॉर्मल बराबर इतना हो जाता है 9.8 cos 30 के बराबर। सेम नहीं होगा, cos 30 वैल्यू अलग होती है ना, √3/2, कैसे सेम? कौन सा फ्रिक्शन अलग है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना, नॉर्मल तो इधर लग रहा है, नॉर्मल अलग चीज होता है। नॉर्मल दोनों बराबर कैसे? नॉर्मल अगर पूछते तो नॉर्मल हो जाता, नॉर्मल होता है mg cos थीटा, चाहे तो ऐसा याद रखो, m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 9.8 है, cos 30, उससे निकाल सकते रहे अपन, अलग आएगा, दोनों सेम नहीं आएगा, नॉर्मल अलग चीज है, क्योंकि वहां पे sin 30 यहाँ पे cos 30 है ना, अंतर है ना, दोनों बराबर थोड़ा ना होते हैं। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपन को एक्चुअली में से लिमिटिंग इक्विलिब्रियम दिया था, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम दिया मतलब एंगल ऑफ रिपोज दिया है उसने इनडायरेक्टली, और हमें पता है एंगल ऑफ रिपोज अगर पता है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हमें पता लग जाएगा। और फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है μs tan थीटा, तो μs tan 30 कर दिए। फिर चौथा क्या था, फ्रिक्शन पूछा था, mg sin थीटा कर दिया अपन ने फ्रिक्शन, ठीक है, हाँ कि ना, तो उसके हिसाब से अपन कर लेते कैलकुलेशन। चलो एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे पुली लगी हुई है, पुली वाले क्वेश्चन किए थे ना अपन, ऐसे धागे से ये बंधा हुआ है, ये लटका, ये 10 kg का है, ये 20 kg का है। देखो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना जिसमें फ्रिक्शन नहीं रहता रहा, फ्रिक्शन लेस वाले में अपने सब क्वेश्चन कर चुके हैं। अब वो वाले जब फ्रिक्शन है तब करना है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है ना, अपोजिंग फोर्स मान लेंगे। पहले अपन ये मान के चलते रहे कि पीछे तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो टोटल एक्सीलरेशन कैसे निकाल लेते रहे अपन, एक्सीलरेशन कैसे निकालते रहे पहले, इसका लगेगा 200 न्यूटन नीचे की तरफ, इसको चलाने वाला फोर्स 200 न्यूटन ही होगा, 200 न्यूटन अपॉन में 30 कर देते डायरेक्ट, तो एक्सीलरेशन निकल आता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर सकते, टोटल मास करते हैं ना 10 और 20,
क्योंकि इस पूरे को कौन चलाएगा, ये 20 न्यूटन का फोर्स चलाएगा। अब देखो फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। अच्छा पहले देखो यहां पर चेक करते हैं, यहां पे फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है, अपन कर चुके हैं ना। यहां पे फ्रिक्शन निकालेंगे mg करके, म्यू mg, F होता है म्यू n, तो यहां पे नॉर्मल कितना होगा 100 न्यूटन की, mg इसका, g की वैल्यू, अच्छा g की वैल्यू 9 पॉइंट लेके करते हैं क्योंकि बुक में 9.8 दिया है, तो g की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं, ठीक है। तो म्यू हो गया कितना, म्यू 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 तो दिया है 0.5, n कितना होगा mg 10 इंटू 9.8, mg 10 इंटू 9.8 कितना हो गया ये, अरे यार तो मेरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। हाँ 9.8 कितना आ गया ये है, कितनी आएगा इसको, ये 98 हो गया और ये 0.5, मतलब ये 49 न्यूटन, सही है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, देखो यहाँ पे 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन लगेगा, तो ये 200 न्यूटन की फोर्स खींच रहा है इसको, है 200 न्यूटन कैसे होगा 9.8 से, हाँ कम होगा, लेकिन ठीक है अभी बता रहे, तो ठीक है अभी करते हैं ना, कैलकुलेट पूरा कर रहे हैं, 9.8 से कर रहे हैं, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा इतना फ्रिक्शन इतना लग सकता है ना। अब देखो अगर ये यहाँ चलेगा, चल रहा है, तो वो फोर्स माइनस करना भैया। हाँ, और यहाँ पे कितना लग रहा है ये 200 न्यूटन का, तो ये तो खींच लेगा ना इसको, फ्रिक्शन से ज्यादा है भाई। यहाँ पे दो कितना लगभग निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कितना है mg, m हो गया कितना, इसका m होता है 20 और g है 9.8, कितना आ रहा है लगभग 196, हाँ कि ना, इतना ही आएगा ना, देखो कितना है, हाँ 198 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 न्यूटन लग रहा है, तो खींच लेगा ये भाई। ये तो 90, फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है 49, ये तो पहले वाला जैसा है। यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे ब्लॉक, अगर ये फोर्स कम होता 49 से कम होता तो ये चलता नहीं, ऐसे लटका रहता, और लगता उतना ही जितना, मतलब लटका रहता है, तो ये लटका नहीं रहेगा। अभी तो फिलहाल इतना लग रहा है, तो ये खींच लेगा इसको, ये इसको खींचेगा तो ये चलेगा, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा और ये आगे की तरफ जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन पूछा है, त्वरण बताना है इसका, एक्सेलरेशन कितना होगा, त्वरण कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो फोर्स अपॉन टोटल। लेकिन देखो इस बार चलेगा तो अब क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स, एक्चुअली में इतना फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, इसमें अलग अलग वैल्यू तो दे नहीं रखी है, इसका मतलब इतना ही लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना ही लग सकता है पीछे की तरफ, कितना लग सकता है 49 ही लग सकता है, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। ये बात समझ आ रही है, पीछे की तरफ 49 लग जाएगा। तो इसमें नेट कैसे लिखा जाता है, एक्सेलरेशन आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, आगे का फोर्स कितना है, पीछे कितना फोर्स है 49, अपॉन में टोटल मास 10, ये 20, ये 30, कितना हो गया ये, इसको घटाएंगे तो 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 17, बोचा 7, ये आ गया बटे में, 3 से कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 हम 27, 4 पॉइंट आ तो रहा ना, ठीक है 4.9 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया पहला पार्ट। दूसरा क्या बोला, टेंशन। टेंशन कैसे निकालते रहे अपन, याद है, यहाँ कहीं टेंशन होगी इसमें, और इस पे इतना लग रहा है कितना 196 न्यूटन, तो वही करते रहे, आगे का फोर्स माइनस आगे का फोर्स 196 माइनस पीछे का टेंशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका 20, एक्सेलरेशन कितना है 4.9, तो ये कितना जाएगा 96, तो ठीक है 100 आ जाएगा, तो T बराबर आ गया कितना 100, घटा देंगे, समझ आएगा नहीं आया। ये फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन, अगर फ्रिक्शन नहीं दिया होता तो दिक्कत नहीं थी, तो फ्रिक्शन को हमेशा हम पीछे तरफ एक फोर्स कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, बाकी करना वही चीज रहता है, हाँ कि ना। फ्रिक्शन में दो चीजें करना रहता है, एक तो चेक करना रहता है चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर यहां पर जैसे अगर ये वाला फोर्स यहाँ पे 49 आया है फ्रिक्शन,
अगर ये वैल्यू मान लो 40 होती, मान लो ये 2 किलोग्राम का होता, मान लो ये 2 किलोग्राम का, तो लगभग मान लो टेंशन होती 40, मतलब 40 नहीं, थोड़ा कम होती 9.8 के हिसाब से। नहीं समझ आ रहा ये? अगर ये होता कितना, सॉरी मान लो इसको 4 मान लें अगर अपन, 4 kg, तो 40 न्यूटन करीब होता, जो कि इससे कम होता, तो फिर तो बॉडी चलती नहीं तो रेस्ट में होती, तो एक्सलेशन हो जाता 0, हो जाता कि नहीं हो जाता? और टेंशन कितनी होती? टेंशन हो जाती इसके वेट के बराबर, जितना इसका वेट होता, लगभग 40 न्यूटन। खत्म क्वेश्चन। नहीं समझ आया? अभी इसको नोट कर लो फिर बता दो। स्कूल जाओगे? कर लो इसको पहले नोट, फिर बताता हूँ। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे कर सकते हैं। कैसे किया? हाँ वही तो है, वही तुमने किया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्ट कर लो। हाँ सही में नहीं जा रहा है। जाना है ना। तो देखो अगर हम लोग इसको 4 kg का कर दें, ठीक है, अगर हम इसको 4 kg का कर दें तो क्या चेंज होगा? ये हो गया 4 kg का। तो मैं क्या बताया, अगर हम g की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं तो यहाँ पे जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? 4 × 9.8, मतलब कितना आएगा लगभग? है कितना आएगा ये? 36.8 कहाँ से आएगा? दो कुछ आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेट हो रहा है ना सब। और भी गलत बताया तुम लोग। 39.2 आ रहा है, मल्टीप्लाई अप्रॉक्स भी मल्टीप्लाई करेगा, देख ये 39.2 आएगा। हाँ कि ना? मल्टीप्लाई कर सकते हो ना 4 से। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 9 4 जा 36 और 3 है। तो देखो इसमें क्या है, कितना लग रहा है ये? 49। फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 49 तक लग सकता है, ये तो फिक्स है। ये तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है इसके मास पे, ये तो चेंज नहीं किया अपन ने। तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे अवेलेबल कितना है? 49। और हमने कितना लगाया है? कम है ना, नहीं चला पाएगा इसको, फ्रिक्शन तो रोक देगा इसको, मतलब ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो फिर ये तो चल नहीं रहा, तो एक्सलेशन कितना होगा? 0। पहला आंसर 0, एक्सलेशन हो जाएगा इसका त्वरण 0। टेंशन कितना होगा? टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें क्या करेंगे अपन, इसका कितना आया था ये? 39.2। क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है तो क्या लिख सकते हैं अपन? 39.2 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सलेशन, 4 × 0, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से टी को उधर ले जाएंगे फिर, तो टी बराबर 39.2 न्यूटन। नहीं समझे? जिसका वेट होगा वही टेंशन हो जाएगी। वैसे पता है जब ये नहीं चल रहा तो मैं बताता, क्या बताया था मैंने? अगर नहीं चल रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर कितना है? टी। नीचे कितना है? बस, तो टी बराबर 39.2। खत्म। अगर चल रहा होगा तो चल रहा होता तो लिखते 39.2 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सलेशन, जैसे पिछली बार चल रहा था। तो इक्वेशन समझ गए? आगे हाँ ठीक है ना। अब एक टॉपिक बचा है इसमें छोटा सा, वो अगली क्लास पढ़ के ख़त्म करेंगे।